तावीज़, उंगलियां और अंगूठी आखिरी किस्त। निज़ाम के नौकर ने मुझे आज सुबह बताया है कि इस कच्चे कमरे के अंदर ऐसी बदबू है जो पहले उसने कभी नहीं सूंघी। इस नौकर को मेरे पास ले आओ। मैंने कहा, मैं उसी की ज़ुबानी सुनूंगा। नंबरदार बाहर गया और 35 साल या इससे 1-2 साल ज़्यादा उम्र के एक आदमी को मेरे पास ले आया जो बुरी तरह मैले और पुराने कपड़ों में मलबूस था। आज भी इस किस्म के आदमी सिर्फ रोटी कपड़े पर नौकरी के वास्ते मिल जाते हैं। रात को मालकों की ड्यूटी में या मवेशियों वाले मकान में सो जाते हैं। उसने बताया कि निज़ाम के खेतों में जो कमरा बना हुआ है इसमें बहुत बदबू है। उसने ये भी बताया कि 4-5 दिन गुजरे, आधी रात को वो ऐसे ही उधर चला गया। कमरे में 2 चारपाइयाँ रखी हुई थीं, वो वहाँ सोना चाहता था। उसने दूर से कमरे के पास ऐसी ठक ठक की आवाज़ें सुनी जैसे टोके से चारा काटा जाता है या किसाई बकरे की हड्डियाँ काटता है। मैं हैरान हुआ कि इस वक्त यहाँ कौन आया है। नौकर ने मुझे सुनाया, और ये क्या काटा जा रहा है। मैंने ज़रा करीब जाकर ज़ोर से कहा, कौन हो ओए, क्या कर रहे हो। मुझे निज़ाम के बड़े भाई की आवाज़ सुनाई दी, ओए तू क्या लेने आया है यहाँ, जा दफ़ा हो जा, ड्यूटी में जाकर सो जा, बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ है, ध्यान रखना। मैं वापस चला गया और ड्यूटी में सो गया। सुबह बहुत सवेरे बैलों को खोलकर खेतों में ले गया, भैंस भी साथ थी। दिन को मवेशी इस कमरे के पास खुरली पर बंधे रहते हैं। सुबह की रोशनी साफ़ हुई तो मैंने बेशुमार चींटियाँ और मकोड़े देखे। मुझे ऐसे शक हुआ जैसे यहाँ गोश्त काटा गया हो। मुझे रात को बात याद आई, निज़ाम के बड़े भाई ने मुझे दूर क्यों भेज दिया था। मैंने ज़्यादा ख्याल न किया कि ये क्या है। फिर कमरे के अंदर बदबू उठने लगी। कमरे में भूसा पड़ा हुआ है जो दो दीवारों के साथ ढेर किया हुआ है। मैंने एक दीवार के साथ जिस तरफ भूसा कम है भूसा हटाया, बदबू वहीं से आती थी। वहाँ मैंने खड़ देखा, वहाँ भी चींटियाँ और कीड़े मकोड़े देखे। ये गरीब और सादा लो देहाती इतना ही बयान कर सका। ये नंबरदार की सुराग रसानी का नतीजा था। ये इत्तफाक की बात थी कि उसको इस नौकर से ये बात मालूम हो गई थी। नंबरदार पर मैंने जो इल्ज़ाम लगाया और जिस पर उसको थाने में बिठा लिया था उसकी नंबरदारी के वास्ते ख़तरनाक था। वो मुझे खुश करने की गरज से सुराग रसानी करता रहा था। मैंने नौकर को बाहर भेज दिया और नंबरदार से पूछा कि इसको क्या शक है। इसको भी मालूम नहीं हुआ था कि मेराज के जिस्म के कुछ हिस्से मिले हैं। हजूर अनवर, नंबरदार ने कहा, मुझको कोई ख़ास शक नहीं, लेकिन मामला शक वाला है। उस नौकर ने मुझको बदबू की बात सुनाई तो मैं वहाँ गया। वहाँ निज़ाम का एक भाई मौजूद था। वो ना होता तो मैं कमरे के अंदर जाकर देखता। मैं दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले वहाँ पहुँच गया। वहाँ जाकर मैंने निज़ाम के भाइयों को बुलाया। वो 2 थे। नंबरदार को भी बुलाया। उनके आने तक मैं कमरे में नहीं गया। वहाँ बहुत बदबू थी। नंबरदार पहले आ गया। हजूर अनवर, नंबरदार ने मेरे कान में कहा, इस गरीब नौकर का ख्याल रखना, ये दोनों भाई उसको उड़ा देंगे। फ़िक्र न कर चौधरी। मैंने उसको तसल्ली दी, मैं उसको किसी और गांव में नौकरी दिला दूंगा। निज़ाम के दोनों भाई आ गए। मैं उनको कमरे के अंदर ले गया। नंबरदार को और गांव के एक और मोअज़्ज़ज़ आदमी को भी मैंने साथ ले लिया था। एक दीवार के साथ भूसा ज़रा कम था। मैंने वहाँ पाँव रखा और निज़ाम के भाइयों को कहा कि यहाँ से भूसा हटाकर फ़र्श नंगा करें। उन्होंने मेरी तरफ देखा। मुझको उनके चेहरों पर जो तब्दीली नज़र आई वो हर किसी को नज़र आ सकती थी। वो बुत बनकर खड़े रहे। सुना नहीं है, मैंने कहा। यहाँ तो कुछ नहीं जनाब, एक भाई ने कहा। उसकी ज़ुबान कांप रही थी। फिर कहाँ कुछ है, मैंने पूछा। दोनों भाई तो जैसे खड़े खड़े मर गए थे। उनकी इस हालत से मुझको जो शक हुआ वो पक्का था। मैंने नंबरदार की तरफ देखा। थानेदार साहब ने तुम्हें जो हुक्म दिया है वो मानो, नंबरदार ने उनको कहा। दोनों भाई इस तरह आगे बढ़े जैसे उनको मालूम था कि वहाँ भूसे के नीचे सांप है जो उनको डस लेगा। उनका ये अंदाज़ मुझे बता रहा था कि मेरा मम्मा हल हो गया है। वो जगह जहाँ से भूसा हटाना था सिर्फ 4-4.5 कदम आगे थी, मगर उन 2 जवान आदमियों के वास्ते ये फासला 100 कदम हो गया। आखिर वहाँ से भूसा हटा और हम सबको इस जगह एक गड्ढा नज़र आया जो 2 फुट से ज़्यादा गहरा था और उसकी लंबाई तकरीबन 4 फुट थी। वहाँ चींटियाँ और कीड़े मकोड़े बेशुमार थे और बदबू नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैंने नंबरदार और गांव के मुअज़्ज़ज़ आदमी को गड्ढा दिखाया। यहाँ क्या था, मैंने निज़ाम के भाइयों से पूछा। दोनों के चेहरों के रंग लाश जैसे हो गए और उनके जिस्म आहिस्ता आहिस्ता कांप रहे थे। बता दो, नंबरदार ने उनसे पूछा, इस गड्ढे में क्या था। दोनों ने नंबरदार की तरफ देखा। मैं उनके चेहरों को देख रहा था। छोटा भाई, जिसकी उम्र 16 साल होगी, ज़्यादा बुरी हालत में था। उसके होंठ कांपने लगे और देखते ही देखते उसकी टांगें दोहरी हुई, घुटने ज़मीन पर लगे और वो एक पहलू पर लुढ़क कर बेहोश हो गया।
پانی منگوا کر اس کے منہ پر چھینٹے مارے اور منہ کھول کر پانی ٹپکایا، پھر اس کو باہر چارپائی پر ڈالا۔ وہ جلدی ہوش میں آ گیا۔ میں جانتا تھا کہ اس پر سب سے زیادہ میرا خوف سوار ہو گیا ہے، اس واسطے میں نے اس کو اٹھا کر دوستوں کی طرح اپنے ساتھ لگا لیا۔ مت گھبراؤ یار، میں نے کہا، تم جیسے جوان تو دوسروں کو ڈرا دیا کرتے ہیں، مجھے بتاؤ یہ معاملہ کیا ہے؟ میں تو صرف پوچھ رہا ہوں، میں نے تم کو ہتھ کڑیاں تو نہیں لگا لینی؟ واہ جی واہ، تم تو میرے چھوٹے بھائی ہو، مجھ سے نہ ڈرو۔ میں نے اس کے بڑے بھائی کو اور تماشائیوں کو وہاں سے دور ہٹا دیا تھا۔ ایک کانسٹیبل کو جو میرے ساتھ گیا تھا کہا تھا کہ وہ بڑے بھائی کے ساتھ رہے۔ میں چھوٹے بھائی کو، جس کا نام قیوم بتایا گیا تھا، لاڈ شفقت اور چرب زبانی سے ہموار کرتا رہا۔ نمبردار اور گاؤں کے معزز آدمی نے بھی میرا بہت اچھا ساتھ دیا۔ مثال کے طور پر بتاتا ہوں تھانے دار صاحب جی، نمبردار نے مجھے کہا، یہ میرا بچہ ہے، یہ صحیح بات بتا دے تو اس کو کوئی حرج مرض تو نہیں ہوگا؟ توبہ کرو چودھری، میں نے کہا، کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو میں سارا معاملہ یہیں گول کر دوں گا۔ دیکھو تو صحیح اس بیچارے کی کیا حالت ہوگی ہے۔ اس وقت اس لڑکے کو ہمدردی اور شفقت کی ضرورت تھی، جو میں نے پوری کر دی۔ نمبردار اور دوسرے آدمی نے بیبس کو پیار اور شفقت سے موم کر لیا اور اس نے خود ہی زبان کھول دی۔ اس گڑھے میں معراج کی لاش تھی۔ اس نے اس طرح کہا جیسے یہ الفاظ اس کے منہ سے بے اختیار پھسل گئے ہوں۔ لو، میں نے بے پرواہی سے کہا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ اب تو لاش یہاں نہیں ہے نا؟ نہیں جی، اس نے کہا، بس جی بات ختم ہوئی۔ میں نے کہا، لاش ہی یہاں نہیں ہے تو میں اس کو یا اس کے بھائی کو کیوں پکڑوں گا؟ میں نے اس کے کان میں کہا، کسی اور کے ساتھ اس کا ذکر نہ کرنا۔ اب مجھ کو ساری بات بتا دو، یہ بھی بتا دو کہ یہاں سے لاش نکال کر تم نے کہاں پھینکی ہے؟ یہ مجھ کو معلوم ہے کہ تم دونوں بھائیوں نے ایک رات لاش کے ٹکڑے کیے تھے۔ وہ حیرت کا مارا ہوا میرے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے جاہل سے نوکر نے مجھ کو اس گھڑے کی بات بتائی ہے۔ میں اپنی خوش قسمتی پر حیران ہو رہا تھا کہ مجھ کو یہ لڑکا، جس کا نام قیوم تھا، مل گیا۔ مجھے یہ معلوم تھا کہ اس کی حالت کیوں ہوئی تھی۔ ایک انسان کو قتل کرنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن خون ہضم کرنا بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ انہوں نے تو لاش کے ٹکڑے کیے تھے۔ میں نے اس لڑکے کو کہا کہ وہ سارا واقعہ بیان کر دے۔ نمبردار اور گاؤں کے دوسرے آدمی کو میں نے اپنے ساتھ ہی رکھا۔ ایک روز میں اس کمرے میں آیا تو ایک جگہ کچھ شک ہوا۔ اس نے کہا، ہمارا نوکر اس دن بیمار تھا۔ میں نے وہاں سے بھوسا ہٹایا تو کھودی ہوئی مٹی نظر آئی۔ چونٹیاں اور کیڑے بہت تھے۔ کدال سے مٹی ہٹائی تو ایک ہاتھ سامنے آیا۔ میں ڈر گیا، جلدی جلدی مٹی ڈالی اور بھوسا بکھیرا اور میں اپنے بھائی کے پاس گیا۔ اس کو بتایا، جب یہاں کوئی نہیں ہوتا تو کمرے کو تالا لگا ہوا ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، اس نے جواب دیا، دروازہ بند ہوتا ہے۔ تالا لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے اندر ہوتا ہی کیا ہے؟ ہل، کدال، بھوسا، دو چار پائیاں۔ بھائی نے میری بات سنی تو دوڑا آیا۔ اس نے بھی بھوسا ہٹا کر دیکھا اور لاش کا منہ ننگا کیا تو پتہ لگا کہ یہ تو معراج کی لاش ہے۔ ہم نے پھر مٹی ڈال کر اوپر سے بھوسے کا ڈھیر لگا دیا۔ میرا بھائی بہت دلیر آدمی ہے۔ اس نے کہا کہ نظام پہلے ہی تھانے میں بٹھایا ہوا ہے۔ اگر ہم نے تھانے میں اطلاع دی کہ جس معراج کو تم لوگ ڈھونڈ رہے ہو، اس کی لاش ہمارے بھوسے والے کوٹھے میں دبی ہوئی ہے تو پولیس ہمارے اوپر اس کے قتل کا الزام دھر دے گی۔ اس کا علاج یہ ہے کہ لاش کو غائب کر دو۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ نظام اور معراج کی آپس میں دشمنی تھی؟ میں نے پوچھا۔ تھوڑا تھوڑا پتہ تھا، قیوم نے جواب میں کہا۔ اس لڑکی آمنہ کے رشتے کی وجہ سے ان دونوں میں ناراضگی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کو دشمنی نہ کہیں۔ اس سے آگے قیوم نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ دونوں بھائیوں نے یہ پروگرام بنایا کہ رات کو لاش باہر نکالیں گے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بوری میں بند کر دیں گے اور کہیں دور پھینک آئیں گے۔ رات کو انہوں نے یہی کام کیا۔ قیوم نے مجھے بتایا کہ لاش پہلے ہی کمر سے دو ٹکڑوں میں کٹی ہوئی تھی۔ گڑھے میں اس کے پیٹ کی غلاظت تھی۔ انہوں نے لاش کی ٹانگیں، بازو، سر کاٹ کر یہ اعضاء بوری میں بند کیے اور چل پڑے۔ ایک ویران علاقے میں ٹیلے اور کھڑ وغیرہ تھے۔ ان کو ایک ٹیلا درمیان سے اوپر نیچے کٹا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے بوری شگاف میں پھینک دی۔ دور دور تک کوئی راستہ نہیں گزرتا تھا۔ قیوم نے بتایا کہ اس رات سے وہ خواب میں ڈر جاتا ہے اور دن کو بھوسے والے اس کوٹھے میں جانے سے ڈرتا ہے۔ مجھے اس لڑکے کے بیان پر اعتبار نہ آیا۔ ان بھائیوں نے یا بڑے دو بھائیوں نے یعنی نظام اور بڑے بھائی نے معراج کو قتل کیا اور اس کے کچے کوٹھے میں لاش دبا دی۔ چھوٹے بھائی کو معلوم نہیں ہوگا، اس کی بے ہوشی کی وجہ یہی ہو سکتی تھی۔ میں نے قیوم کے بڑے بھائی کو الگ بٹھا کر اس لاش کی بابت پوچھا تو اس نے بھی قیوم والا بیان دیا۔ میں دونوں کو اس جگہ لے گیا جہاں انہوں نے بوری میں بند لاش پھینکی تھی۔ شگاف ایسا تھا کہ اندر جانا مشکل تھا، لیکن میں نے تو ضرور اندر جانا تھا۔ میں اندر گیا۔ جگہ تنگ نہیں تھی۔ وہاں پھٹی ہوئی بوری، مقتول کے پھٹے ہوئے کپڑے بکھرے ہوئے تھے، ہڈیاں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ لاش کو کھانے والے گیدڑ
कुत्ते बिज्जू वगैरह में से कोई लाश की खोपड़ी, एक बाजू जमा हाथ वहाँ से बाहर ले आए होंगे जो मेरे एएसआई के हाथ लग गए। दिन को गिद्धों ने भी लाशों को खाया होगा। मैंने नंबरदार को पहले ही कह दिया था कि गांव के कुछ आदमी अपने साथ ले आए। ये आदमी साथ थे। उन्होंने मेरे कहने पर लाश की तमाम हड्डियाँ, कपड़ों और बोरी के टुकड़े इकट्ठे किए और एक चादर पर अलग अलग रख दिए। मैंने उनकी बरामदगी तहरीर की जिसमें लिखा कि निज़ाम के दोनों भाइयों की निशानदही पर ये हड्डियाँ और दीगर अशिया बरामद की गई हैं। इस तहरीर पर मैंने गवाहों के दस्तखत कराए। दोनों भाई थोड़ा थोड़ा पड़े हुए थे, उनके भी दस्तखत लिए और मैं थाने को रवाना हो गया। उसे आगे की तफ्तीश की अगर पूरी कहानी सुनाऊं तो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं उसके ज़रूरी हिस्से ज़रा मुख्तसर करके सुनाऊंगा। थाने में जाकर मैंने निज़ाम को उसके भाइयों के साथ खड़ा करके बताया कि मेराज की लाश उसके भाइयों की निशानदही पर मिल गई है। निज़ाम ने बड़ी सख्त हैरत का इजहार किया। निज़ाम, मैंने उसको कहा, अब तुम्हारे लिए बेहतर है कि इकबाल जुर्म कर लो, अब और मोहलत नहीं दूंगा। तुमने मेराज को कत्ल किया है और तुम तीनों ने लाश भूसे वाले कमरे में दबा दी। तुमको मुश्तबा बनाया गया तो तुम्हारे भाइयों ने वहाँ से लाश गायब कर दी। वो रो रो कर इनकार कर रहा था। मैंने तीनों भाइयों को एएसआई और 2 हेड कांस्टेबलों के हवाले कर दिया। वो एक एक मुलजिम को अलग अलग ले गए। कुछ ही देर बाद उनकी चीखें सुनाई देने लगीं। सारी रात उनको इज़ार सानी के अमल में रखा गया। मैं अगली सुबह थाने गया और उनको देखा। तीनों बहुत बुरी हालत में थे। मेरे इशारे पर उन पर और ज़्यादा तशद्दुद किया जाने लगा। मुझे ख्याल आया कि उनका सबसे छोटा भाई लाश से डरता है। मैं रात को उसको एक कमरे में ले गया और लाश की खोपड़ी, 2 उंगलियां और सीने का पिंजर उसके सामने रख दिया। वो चीखें मारने लगा, कमरे में इधर उधर दौड़ने लगा। मैंने कमरे की बत्ती बुझा दी और बाहर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। 1 घंटे तक उसकी चीखें और दरवाजे पर दोनों हाथ मारने की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। आवाज़ें खामोश हुई तो मैंने जाकर दरवाज़ा खोला, बत्ती जलाई। कयूम फर्श पर पड़ा था। मुझे फ़िक्र हुआ कि खौफ से मर न गया हो। नब्ज़ देखी, वो बेहोश हो गया था। उसके मुंह पर और मुंह के अंदर पानी डाला तो उसने आंखें खोल दी। मैंने खोपड़ी उसके करीब रख दी। वो गेंद की तरह उछला और दीवार के साथ जा खड़ा हुआ। कह दो मेराज को तुम तीनों ने कत्ल किया है, मैंने कहा। उसने धाड़े मार मार कर कस्में खाईं कि वो जो बयान दे चुका है वही सच है। उसके दूसरे भाइयों को इस हद तक इजाज़त दी गई थी कि बड़े तजर्बाकार और पत्थर जैसे मजबूत डाकू भी बोल पड़ते थे, लेकिन ये नहीं मानते थे। मुझे शक होने लगा। एक बात मेरे दिमाग में आई, अगर कातिल यही थे तो लाश इस कमरे में गहरी दफन करते या बोरी में डालकर वहीं फेंक आते जहां अब उन्होंने फेंकी थी। मेरा ध्यान उन तीनों भाइयों की तरफ गया जिनकी बहन को मेराज ने तलाक दी थी। नंबरदार थाने हर रोज़ आता था। मैं जब उन भाइयों से थक हार गया तो उसी रोज़ नंबरदार आया। उसके साथ एक अधेड़ उम्र औरत थी। ये नंबरदार की जासूस और सुराग रसानी थी। इस सिलसिले में इस औरत ने उसको बताया कि उसने मेराज को गांव के एक मुहाजिर के साथ उस शाम को खेतों की तरफ जाते देखा था। ये औरत उन लोगों में सी थी जिनको कुछ दिलचस्पी नहीं होती कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। जब ये बात मशहूर हुई कि मेराज मारा गया है तो उस औरत को याद आया कि वो एक रात बाहर खड़ी थी तो मेराज और मुहाजिर उसके करीब से बातें करते करते गुजरे थे। मैंने उसी वक्त उस मुहाजिर को थाने बुलाया। पता लगा कि ये भी मेवाती है। उससे पूछा कि फ़लाँ रात वो मेराज के साथ कहाँ जा रहा था। उसने लाइल्मी ज़ाहिर की। मैं इस केस से तंग आ गया था। इसको अपने दफ्तर में ही पीठ के बल गिरा कर छड़ी का सिरा उसके हल्क में देकर दबाया। फिर थोड़ी सी और इज़ा दी तो वो मान गया। उसने बताया कि वो 3 भाई आए हुए थे जिनकी बहन को मेराज ने तलाक दी थी। उन भाइयों ने उसको पैगाम भेजा था कि फ़लाँ रात को मेराज को किसी तरह खेतों में ले आओ। वो मेराज को ले गया। वो तीनों भाई 60 मील दूर से आए थे। उस शख्स ने मेराज को बातों बातों में वहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ तीनों भाई खड़े थे। उन्होंने इस मेवाती को कहा कि वो घर चला जाए। वो घर चला गया और दूसरे दिन उसने सुना कि मेराज लापता हो गया है। मैंने उन 3 भाइयों और उनकी तलाक याफ्ता बहन की भी गिरफ्तारी का इंतज़ाम कर दिया। वो हथकड़ियों में आए। तीनों मान नहीं रहे थे। मैंने उनकी बहन को लपेट में ले लिया। मैं ये नहीं बताना चाहता कि इस औरत से मैंने किस तरह सच उगलवाया। उसने बता दिया कि उसके भाई मेराज के कत्ल की गर्ज से घर से रवाना हुए थे। तीनों में से एक भाई इज़ार सानी बर्दाश्त न कर सका, इकबाली हो गया। उन्होंने मेराज को गला दबाकर मारा था। निज़ाम का भूसे का कमरा साथ ही था। अंदर गया तो कुदाल मिल गई। एक दीवार के करीब से भूसा हटाकर गड्ढा खोदा और लाश को दोहरा किया, लेकिन उसमें लाश नहीं आती थी। उन्होंने लंबे चाकू से कमर से रीढ़ की हड्डी काटी, पेट काटा और लाश के दोनों टुकड़े गड्ढे में आ गए। ऊपर मट्टी डाली और उस पर भूसा ढेर कर दिया। कातिल इत्मीनान से वापस चले गए।
مجھ کو ڈر تھا کہ کورٹ میں کیس ثابت نہیں ہوگا، شہادت کی کمی تھی، لیکن اللہ نے مجھ کو کامیابی دی۔ تینوں بھائیوں کو عمر قید کی سزا ملی اور نظام کے بھائیوں کو شہادت چھپانے یا ضائع کرنے کے جرم میں 1 سال سزائے قید ملی۔ اس شخص کو بری کر دیا گیا جو معراج کو قاتلوں تک لے گیا تھا۔ اس کے وکیل نے یہ نکتہ پکڑا تھا کہ اس شخص کو معلوم نہیں تھا کہ معراج کو قتل کی نیت سے بلایا جا رہا ہے، نہ اس کے سامنے مقتول کو قتل کیا گیا۔